अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू चेंज ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है, पर यूनिट टाइम। चलें, ये तो आपको क्लियर हो गया कि कंसंट्रेशन प्रोडक्ट्स की इंक्रीज़ होती है, रिएक्टेंट्स की डिक्रीज़ होती है, पर यूनिट टाइम तो रेट ऑफ रिएक्शन हो गया। तो इसके ऊपर कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसको हम स्टडी करने जा रहे हैं। बेसिकली कुछ भी रिएक्शन को टेक प्लेस होना होता है, ठीक है, फॉर रिएक्शन टू अकर, ठीक है। तो उसमें हमने एक देखते हैं फॉर रिएक्शन, तो उसके लिए क्या होना चाहिए? उसमें एक तो है कहते हैं मस्ट कोलाइड, पार्टिकल्स मस्ट कोलाइड, पार्टिकल्स मस्ट कोलाइड, ठीक है, यानी कि उनको आपस में कोलाइड ज़रूर करना चाहिए। और उसके बाद सेकंड जो है, जो उनकी एनर्जी होनी चाहिए, ठीक है, कोलिजन के बाद जो पार्टिकल जो आपस में रिएक्शन कर रहे हैं ग्रेटर होने चाहिए या इक्वल होनी चाहिए एक्टिवेशन एनर्जी के। ये सिंबल उम्मीद आप समझ रहे होंगे कि अगर इनकी एक्टिवेशन एनर्जी से एनर्जी ज़्यादा हो जाती है या इक्वल हो जाती है तो उसका मतलब ये है कि हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो कोलिजन मस्ट होनी चाहिए। तो कोई भी चीज़ जिसकी वजह से कोलिजन ज़्यादा हो जाती है उसका मतलब ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनेंगे, ठीक है। तो कोलिजन इज़ द मेन थिंग टू फॉर्म द प्रोडक्ट्स। अच्छा, अब मैं ज़रा आपको बताता हूँ, ये हमारे पास यहाँ पे बस रिएक्टेंट है, यहाँ पे प्रोडक्ट्स हैं, चाहे एंडोथर्मिक है चाहे एक्सोथर्मिक है, इट डजंट मैटर, बट वी हैव एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। ये एक्टिवेशन एनर्जी है। तो एक्टिवेशन एनर्जी जो आपके पास होती है, इसको अचीव करने के लिए यहाँ पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, दे कोलाइड विद ईच अदर। जब ये आपस में टकराते हैं, टकराने के बाद इनकी एनर्जी इंक्रीज़ हो जाती है। जब एनर्जी इंक्रीज़ हो जाती है तो दे हैव टू अचीव दिस बैरियर, ठीक है। तो इसमें ये एक्टिवेशन एनर्जी होगी। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है, टू फॉर्म द प्रोडक्ट। क्योंकि अगर प्रोडक्ट बनाना है तो इस बैरियर को अचीव करना है, ठीक है। तो ये मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जिससे आगे प्रोडक्ट्स बनता है, ठीक है। अब आगे उसके बाद ऐसी कोलिजन जिसकी वजह से आगे प्रोडक्ट बनता है, यानी कि इस तरह सक्सेसफुल कोलिजन जिसे कहते हैं कि वो उसके बाद आगे प्रोडक्ट बनता है, उसको अफेक्टिव कोलिजन कहते हैं। क्या कहते हैं? अफेक्टिव कोलिजन। तो हम ज़रा अफेक्टिव कोलिजन की तरफ जाते हैं। अफेक्टिव कोलिजन, ठीक है। द कोलिजन विच फॉर्म्स द प्रोडक्ट, द कोलिजन विच result in product formation, ठीक है। तो उसको अफेक्टिव कोलिजन, प्रोडक्ट फॉर्मेशन, उसको अफेक्टिव कोलिजन कहते हैं, या उसको हम क्या कहते हैं जी, सक्सेसफुल कोलिजन कहते हैं। लेकिन ऐसी कोलिजन जिसकी वजह से आगे प्रोडक्ट नहीं बनता तो उसको कहते हैं इनएफेक्टिव, ठीक है। इसका रिवर्स हो जाएगा इनएफेक्टिव कोलिजन। अब हम फैक्टर देख लेते हैं कि कौन से फैक्टर्स हैं जो कि कोलिजन ज़्यादा करते हैं। जब कोलिजन ज़्यादा करते हैं तो उसके बाद इफेक्टिव कोलिजन भी ज़्यादा हो जाती है। तो हम ज़रा फैक्टर्स देखते हैं। सबसे पहले है वो है कंसंट्रेशन। दूसरा जो फैक्टर है वो क्या है? टेम्परेचर। तीसरा जो फैक्टर है वो क्या है? प्रेशर। चौथा जो फैक्टर है आपकी बुक में तो नहीं गिवन, लेकिन चले आप देख लें, साइज ऑफ पार्टिकल्स, साइज ऑफ पार्टिकल्स। अच्छा, प्रेशर जो होता है जब आपके पास सिर्फ गैसेस होती हैं उसके लिए, साइज ऑफ पार्टिकल उसके लिए होता है जब आपके पास सॉलिड होता है, ठीक है। और उसके बाद जो फिफ्थ जो फैक्टर है ना, वो कौन सा है जी? कैटलिस्ट, ठीक है। तो ये देखें हमारे पास 5 फैक्टर्स हैं, इनको हम वन बाय वन स्टडी करेंगे।
एंड डेफिनेटली इट विल टेक अ लिटिल बिट टाइम। आपकी बुक में जो गिवन है वो सिर्फ कंसंट्रेशन है, और वो कंसंट्रेशन ये आगे उसके एग्जांपल नहीं गिवन, बट आई वुड लाइक टू गिव यू एग्जांपल्स टू एक्सप्लेन इट वेल। तो कंसंट्रेशन क्या होती है? कंसंट्रेशन ये होती है कि जब आपके पास कंसंट्रेशन इज अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, पर यूनिट इन स्पेसिफिक वॉल्यूम, ठीक है। तो आप ज़रा देखें, कंसंट्रेशन जब ज़्यादा होती है तो पार्टिकल ज़्यादा होते हैं, और जब पार्टिकल ज़्यादा होते हैं कंसंट्रेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, पार्टिकल जब ज़्यादा होते हैं तो कूलिंग ज़्यादा होती है, और कूलिंग जब ज़्यादा होती है तो उसमें अफेक्टिव कूलिंग ज़्यादा होती है। यानी कि अगर हम अफेक्टिव कूलिंग को 10% या 5% का लेते हैं मेन कूलिंग का, तो कंसंट्रेशन पहले कम पार्टिकल्स थे, ठीक, आपस में उनकी कंसंट्रेशन कूलिंग कम थी, लेकिन जो कंसंट्रेशन हमने ज़्यादा किया उसी में, ठीक है, तो उसकी कूलिंग ज़्यादा होगी। जब कूलिंग ज़्यादा होगी उसमें इफेक्टिव कूलिंग ज़्यादा होगी, और जब इफेक्टिव कूलिंग ज़्यादा होती है तो बस रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए ज़रा मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हमारे पास ये दोनों 50 cm क्यूब हैं, ठीक है, ये ICL है, क्या है, और ये भी ICL है, ये भी 50 cm क्यूब है, वॉल्यूम सेम है, ये भी 50 cm क्यूब है, ठीक है, लेकिन इसका क्या है, इसका 1 मोल पर डीएम क्यूब है, 1 मोल पर डीएम क्यूब, ठीक है, और ये है 2 मोल पर डीएम क्यूब, यानी कि है तो 50 cm क्यूब, ठीक है, आगे पास जो वॉल्यूम आपने लिया है, लेकिन उसकी कंसंट्रेशन क्या है, इसकी 1 मोल है एक डीएम क्यूब के लिहाज से, इसके 2 मोल पर डीएम क्यूब, ठीक है, उसमें से हमने 50 cm क्यूब लिए हैं। ये 1 डीएम क्यूब जो था उसमें से हमने क्या लिया, 50 cm क्यूब, यानी ये हायर कंसंट्रेटेड है, ये लोअर कंसंट्रेटेड है। इसके अंदर हमने मैग्नीशियम डाला, और मैग्नीशियम कितना है, 5 ग्राम है, ये भी 5 ग्राम है, ठीक है। तो मैग्नीशियम 5 ग्राम डाला हमने, तो हम देखते हैं इसको टाइम मेजर करते हैं, तो इसमें लगा है आपके पास मैग्नीशियम को डिसअपीयर होने में, क्योंकि मैग्नीशियम लिमिटिंग है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पास एक्सेस में है, तो मैग्नीशियम को डिसअपीयर होने में कितना टाइम लगा है, 78 सेकंड्स, ठीक है। और यहाँ पर देखें तो आपके पास मैग्नीशियम जो है उसको डिसअपीयर होने में, ठीक है, 2 मोल पर डीएम क्यूब है ना, तो 39 सेकंड। तो व्हाट इज़ द रीज़न? इसमें रीज़न क्या है, इसमें टाइम क्यों कम लगा है, इसमें टाइम क्यों ज़्यादा लगा है? क्योंकि इसमें ICL का 50 cm क्यूब है, इसमें भी ICL का 50 cm क्यूब है, लेकिन इसमें जो कंसंट्रेशन है 1 मोल पर डीएम क्यूब है, ठीक है, जबकि इधर देखें तो आपके पास 2 मोल पर डीएम क्यूब है, तो कंसंट्रेशन इसमें ज़्यादा है, इसलिए दोनों में हमने मैग्नीशियम 5 ग्राम लिए हैं, 5 ग्राम लिए हैं, और जब टाइम मेजर किया तो इसकी कंसंट्रेशन कम है, उसमें रिएक्शन को कंप्लीट होने में, यानी कि मैग्नीशियम को डिसअपीयर होने में, मैग्नीशियम को यूज़ अप होने में कितना टाइम लगा, 78 सेकंड्स, ठीक है, और इसमें जिसमें 2 मोल पर डीएम क्यूब है उसमें मैग्नीशियम को 39 सेकंड्स। तो हम ज़रा इसको देख लेते हैं कि हमारे पास इसका मतलब ये है कि इसमें रिएक्शन जल्दी हुआ है, कम टाइम के अंदर मैग्नीशियम डिसअपीयर हो गया, और इसमें रिएक्शन स्लोली हुआ है। तो व्हाट इज़ द रीज़न? रीज़न इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ ICL, इसमें 2 मोल है और इसमें 1 मोल, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं, ठीक है, इसमें ज़रा देखें हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है ना, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन तो इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम टेकन, ठीक है। आप ज़रा देखें, यानी कि ऊपर तो कंसंट्रेशन होता है, नीचे टाइम होता है, तो अब देखें टाइम अगर कम लगेगा तो रिएक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा, अगर टाइम ज़्यादा लगेगा तो रिएक्शन क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो इसलिए हम इसका एक ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। मैग्नीशियम की अमाउंट डिक्रीज़ हो रही है क्योंकि वो रिएक्टेंट है। अब ये देखें ना, हमारे पास इक्वेशन क्या है, Mg प्लस 2HCl, और ये रिएक्शन हुआ है, ठीक है, और MgCl2 और प्लस H2। तो हम किसको कंसिडर करते हैं, हम इसके डिसअपीयरिंग को, रिएक्टेंट आपके पास यूज़ हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है, ठीक है। रिएक्टेंट को डिक्रीज़ का देख लें या प्रोडक्ट का इंक्रीज़ देख लें, लेकिन
व्हाट वी ऑब्जर्व दिस थिंग। ओके, तो मैग्नीशियम के डिसअपीयर होने में कितना टाइम लगता है, ज़रा हम उसको देख लेते हैं। हमारे पास दोनों ग्राफ बनाते हैं, तो वॉल्यूम दोनों में एक ही ग्राफ है, ठीक है। तो अच्छा, इसमें मैग्नीशियम को डिसअपीयर होने में किस में ज़्यादा टाइम लगता है, इसका नहीं आगे ग्राफ वो बना देंगे, ठीक है। कंसिडरेशन ये है कि आप वो वॉल्यूम के लिए ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है। यानी कि इसमें जो हाइड्रोजन का वॉल्यूम है दोनों केस में कांस्टेंट होगा। अगर उसको वॉल्यूम की प्रोडक्शन को देखें तभी हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है मेजर कर सकते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन की प्रोडक्शन अगर देख लें, चलें बार इतना ही काफ़ी है। अगर आप इसको अंडरस्टैंड करें तो ये है कि आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, ठीक है। तो टाइम जो है ना उसमें 39 सेकंड लग रहे हैं, एक में 78 सेकंड लग रहे हैं। तो 39 सेकंड मीन्स कि उसमें रेट ऑफ रिएक्शन तेज़ हो रहा है। दूसरी चीज़ जो है वह है प्रेशर, बट दिस इज फॉर गैसेस, ठीक है। इंक्रीजिंग प्रेशर इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अगर आप प्रेशर ज़्यादा करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है। तो इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन। इसकी एक्सप्लेनेशन तो बस सिंपल ही होगी। वो कैसे है कि आपके पास ना एक अमाउंट ऑफ, आपके पास ये फॉर गैसेज है, एक अमाउंट ऑफ गैस है, यहाँ लेस प्रेशर है, ठीक है, लेस प्रेशर है। और यहाँ पे आपके पास हाई प्रेशर है, अमाउंट ऑफ गैस सेम है, गैस में पार्टिकल्स दूर हैं, यहाँ देख रहे हैं पार्टिकल्स करीब हो गए, ठीक है, हाई प्रेशर पे। तो यहाँ पे कुल ये हाई प्रेशर है। तो कोई भी चीज़ मैंने आपको स्टार्ट में बताइए कि कोई भी चीज़ जो कि प्रेशर जो कि इनकी कोलिजन को इंक्रीज़ करता है, दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंक्रीजिंग देयर रेट ऑफ रिएक्शन। देखिए हम हाई प्रेशर किया, दिस प्रेशर इज़ एप्लीकेबल ओनली ऑन द गैसेस बिकॉज गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड, ओके। तो इसलिए सॉलिड या लिक्विड्स उसके ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो आप इसमें देखें आपके पास ये प्रेशर है, इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, प्रेशर ज़्यादा करने से कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है ना गैसेस की, ठीक है, जनी गाढ़ा हो जाती हैं, आपस में एक दूसरे के करीब आ जाती हैं, ठीक है। पर जब कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है उनकी कुलियाँ ज़्यादा हो जाती है, और जब कुलियाँ ज़्यादा हो जाती है तो उसमें उनकी इफेक्टिव कुलियाँ समझ लें कि ओवरऑल जो टोटल कुलियाँ है 100%, तो उसमें 5% इफेक्टिव कुलियाँ है, ठीक है। तो इस तरह जब कुलियाँ ज़्यादा होंगी तो उसका 5% भी तो ज़्यादा होता जाएगा, तो इफेक्टिव कुलियाँ भी ज़्यादा हो जाएंगी। इफेक्टिव कुलियाँ दोज कुलियाँ विच रिजल्ट इन द प्रोडक्ट फॉर्मेशन। जब इफेक्टिव कुलियाँ ज़्यादा होंगी तो आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इसके एग्जांपल आपको मैं ये आप राइट डाउन कर लें, ठीक है। ये फार्मूला है, प्रेशर ज़्यादा होगा तो कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी गैसेस के मालिक्यूल एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, कंसनट्रेटेड हो जाएंगे, तो आपस में कुलियन भी ज़्यादा होगी, और उसमें से कुछ होती है इफेक्टिव कुलियन जो भी प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है, वो प्रोपोर्शन भी ज़्यादा हो जाएगी और रेट ऑफ रिएक्शन भी इस तरह इंक्रीज हो जाएगा। अब देखें ये तो था इसका, ठीक है। अब ज़रा देखते हैं हम क्या इसको यूज़ भी करते हैं। जी बिल्कुल यूज़ करते हैं। हार्बर प्रोसेस होता है जिसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में रिएक्शन करते हैं और हम अमोनिया हासिल करते हैं, ठीक है ना। ये सारी गैसेज होती हैं। तो इसमें हम कितना जी 200 ATM, ठीक है। IGCE में इसमें 200 ATM है और CIE में 250 ATM है, ठीक है। बहरहाल हम प्रेशर देते हैं, ठीक है, और इसके साथ टेम्परेचर भी देते हैं, बट यू कैन सी दैट वी गिव प्रेशर, वी अप्लाई प्रेशर ऑन द गैसेज टू गेट द प्रोडक्ट, ओके। अच्छा जी, उसके बाद हम देखते हैं आगे, प्रेशर तो हो गया हमारे पास, आगे हम देखते हैं टेम्परेचर। अच्छा टेम्परेचर देखते हैं। अच्छा टेम्परेचर क्या करता है, ग्रेटर द टेम्परेचर ग्रेटर द रेट ऑफ रिएक्शन,
ठीक है, ये तो हमारे पास बेसिक प्रिंसिपल है। ठीक है, ग्रेटर द रिएक्शन ग्रेटर द टेम्परेचर ग्रेटर रेट ऑफ रिएक्शन। कैसे, हाउ इज इट पॉसिबल? टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। पार्टिकल जो पहले स्लोली मूव कर रहे थे, टेम्परेचर दिया तो उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, और जब काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी तो दे विल कोलाइड मोर, देयर कोलिजन हैव बीन इंक्रीज्ड। जब कोलिजन ज़्यादा हुई है तो उसमें इफेक्टिव कोलिजन भी ज़्यादा हो गई है। जब इफेक्टिव कोलिजन ज़्यादा होगी तो आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज हो गया। ठीक है, काइनेटिक बेसिकली टेम्परेचर इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी। और जो भी चीज़ को कोलिजन को ज़्यादा कर देता है तो उससे क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है। बस सिंपली ये आपने प्रिंसिपल अपने जहन में रखना है कि एनीथिंग एनी फैक्टर विच इंक्रीजेज द कोलिजन, सो इट मीन्स इट इज़ इंक्रीजिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, एंड एनी फैक्टर विच इज़ डिक्रीजिंग द कोलिजन इट मीन्स इट इज़ डिक्रीजिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। अब इसके लिए हम ना एक थोड़ा सा कम्प्लेक्स है इसका एक एक्सपेरिमेंट, वो सोडियम थायोसल्फेट वाला, नेम है सोडियम थायोसल्फेट Na2S2O3 सोडियम थायोसल्फेट। और इसका रिएक्शन हम किसके साथ करते हैं जी, HCl के साथ। हमारे पास क्या बनता है, प्रोडक्ट्स में नीचे लिख रहा हूँ, 2NaCl बनेगा, इसको बैलेंस भी कर लेते हैं, 2HCl में कर लेता हूँ बाद में। एक बनेगा, ये 2 हाइड्रोजन होंगे तो 1 ऑक्सीजन H2O, और ये SO2 बन जाएगा, और 1 सल्फ़र जो है ना वो सॉलिड की फॉर्म में होगी। 2 सोडियम है, यहाँ पे 2 सोडियम है, 2 क्लोरीन है, तो उसके लिए मैं 2 लगा रहा हूँ। ठीक है, 2 हाइड्रोजन है, सॉरी आगे सल्फ़र देखते हैं, सल्फ़र 1 है और ये भी 1 है, 2 हो गई हैं। ऑक्सीजन कितनी है, 3 टाइम्स है, तो 1 और 2 3 हो गई है। हाइड्रोजन 2 हो गई है यहाँ पे H2O में, और यहाँ पे भी क्लोरीन 2 इधर हो गई है। ठीक है, अब इसमें जो मेन चीज़ है वो क्या है कि हमारे पास जो सल्फ़र बनती है ना, दैट इज़ द प्रेसिपिटेट। ओके, यानी कि हमने इन दोनों सॉल्यूशंस को आपस में मिक्स किया। ये आपस में सॉल्यूशंस हैं ट्रांसपेरेंट, लेकिन जो ही रिएक्शन प्रोसीड होता है तो हमारे पास वो रिएक्शन टर्बिड हो जाता है। टर्बिड मतलब गदला हो जाता है, नॉन ट्रांसपेरेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये सल्फ़र कितने टाइम में बनती है और एट डिफरेंट टेम्परेचर्स, दैट वी हैव टू फाइंड। ओके, लेकिन सल्फ़र के नीचे हम असल जिसके अंदर रिएक्शन हो रहा होता है, हम इस इक्वेशन को यूज़ करके ना हम ज़रा देखते हैं। हमारे पास एक पेपर होता है, आई एम ट्राइंग टू राइट लाइक दिस। ठीक है, उसके ऊपर क्रास लगा होता है, और हमारे पास एक बीकर होती है। मैं ड्राइंग बनाने की तो कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, वो इसके ऊपर रख ली जाती है। अच्छा, अब इसके अंदर ना हमने वो जो सॉल्यूशन डाले हैं उनका एक ख़ास टेम्परेचर है। एक ICl सॉल्यूशन है, ठीक है, और एक क्या है, सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन है, Na2S2O3। ठीक है, इनका वॉल्यूम भी सेम है, इनकी कंसंट्रेशन भी सेम है। यानी कि एक बार हम जो ICl डालेंगे उसका जो वॉल्यूम होगा और जो उसकी कंसंट्रेशन होगी, नेक्स्ट टाइम जो डालेंगे द सेम वॉल्यूम होगा, सेम कंसंट्रेशन होगी। तो फिर हम क्या चेंज करते हैं, व्हाट वी चेंज, वो जस्ट चेंज द टेम्परेचर। इसका टेम्परेचर 60 सेंटीग्रेड है। कैसे टेम्परेचर चेंज करेंगे, इसको हम थोड़ा सा हीट अप कर लेते हैं दोनों सोल्यूशन को। इनका टेम्परेचर जब देखते हैं थर्मोमीटर के मुताबिक इसका 60 सेंटीग्रेड हो गया। ठीक है, तो दोनों का, इसका भी और इसका भी, तो हम इसको इसमें डाल के मिक्स कर देते हैं। जब मिक्स करते हैं रिएक्शन होता है, सल्फ़र बनती है, सल्फ़र से ये क्या हो जाता है, गदला हो जाता है और नीचे वाला क्रास छुप जाता है। वो टाइम हम मेजर कर लेते हैं इसमें, यानी कि अगर 60 सेंटीग्रेड है तो इसको छुपने में 30 सेकंड लगे हैं। 60 सेंटीग्रेड है तो सल्फ़र की इतनी प्रोडक्शन हो गई है कि जिसकी वजह से हमारे पास ये जो सॉल्यूशन है ये नॉन ट्रांसपेरेंट हो गया, और हमारे पास जो नीचे क्रास है जो कि हमने कॉनिकल फ्लास्क के नीचे रखा हुआ है, ठीक है, तो वो डिसअपीयर होने में 30 सेकंड लगे उसको। ठीक है, इसी तरह हम फिर इसका सेम वॉल्यूम लेंगे, सेम कंसंट्रेशन लेंगे। ये नहीं कि पहले बार वॉल्यूम हो लिया, इसका भी सेम वॉल्यूम लेंगे, सेम कंसंट्रेशन लेंगे। लेकिन अब इस बार टेम्परेचर जो है वो हम लेते हैं, इसका टेम्परेचर हम थोड़ा सा डिक्रीज़ कर लेते हैं। ठीक है, डिक्रीज़ कितना करते हैं, 40 कर लेते हैं। टेम्परेचर जब 40 होगा
ठीक है 40 सेंटीग्रेड। तो आप इसमें देखोगे कि इसका जो प्रेशर हो इसका जो टाइम टेकन होगा वो भी टाइम भी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये इसको आपस में रिएक्ट करके और इस क्रॉस को इनविजिबल करने के लिए इसको 40 सेकंड लगेंगे। इसका मतलब ये है कि हमारे पास वो जो सफिशेंट अमाउंट ऑफ द सल्फ़र जो रिक्वायर्ड होती है उसके जो प्रेसिपिटेट बनते हैं, प्रेसिपिटेट इज़ एनीथिंग विच इज़ इनसॉल्युबल इन द सॉल्यूशन, ठीक है। इसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। इसका रिएक्शन मैंने आपको पहले बता दिया। तो इसमें उसको बनने में, उसकी फॉर्मेशन में, ठीक है, जब टेम्परेचर हमारे पास ज़्यादा था तो कम टाइम लग रहा था, टेम्परेचर कम हो रहा है तो टाइम ज़्यादा लग रहा है। तो एनीथिंग विच डिक्रीजेज द टेम्परेचर इट मीन्स इट इज़ इंक्रीजिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना। आई एम गोइंग टू नेक्स्ट पेज। यानी कि आप देखेंगे इसमें रेट ऑफ रिएक्शन आपके पास है, रेट ऑफ रिएक्शन, तो आपके पास क्या है, इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। अगर आपके पास 30 सेकंड लग रहे हैं तो उसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट है, और अगर 40 सेकंड लग रहे हैं, ठीक है, तो मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन इज स्लो, ठीक है। तो व्हाई इट इज़ गोइंग टू बी चेंज टेम्परेचर। यहाँ पे 60 टेम्परेचर था तो टाइम कम लगा, यहाँ पे 40 टेम्परेचर किया तो टाइम ज़्यादा लग गया। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि बाई डिक्रीजिंग टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन आल्सो डिक्रीजेज, ज़्यादा टाइम लगता है ना, ठीक है। तो हम कहते हैं कि हमारे पास टेम्परेचर इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे तो टाइम कम लगेगा, टेम्परेचर कम करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। जब टाइम इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। आपके पास क्या है, 60 टेम्परेचर है, ज़्यादा टेम्परेचर है, टाइम 30 सेकंड लगा, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा हो गया। टेम्परेचर 40 सेकंड है, टाइम 40 सेकंड ज़्यादा लगा है, जब टाइम ज़्यादा लगेगा रेट ऑफ रिएक्शन उसका कम हो गया, ठीक है। चलें, ये आपके पास है हो गया। आगे टेम्परेचर के बाद हम क्या देखते हैं, कैटलिस्ट देखते हैं। कैटलिस्ट क्या करता है, अच्छा, इसमें टेम्परेचर में एक और आपके पास ग्राफ आता है, बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए यहाँ पर हमारे पास एनर्जी है जिसको हम कहते हैं, एनर्जी इस तरह इंक्रीज हो रही है, ठीक है। और यहाँ पर देखें तो आपके पास क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। ये वाली जो एनर्जी है ना, यहाँ से जो स्टार्ट होती है इसको हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। देखिए बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से कम होती है, और ये यानी कि ये वाले, अब ज़रा इसको अंडरस्टैंड करेंगे, थोड़ा सा ग्राफ डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू द ग्राफ्स। यहाँ देखें आपके पास नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स बहुत सारे हैं, ये देखें नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है। यानी कि नंबर ऑफ़ पार्टिकल इस तरह इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन उनका टेम्परेचर या उनकी जो एनर्जी है, ठीक है, एनर्जी इज़ लेस दैन द एक्टिवेशन एनर्जी, बिकॉज एक्टिवेशन एनर्जी स्टार्ट्स हियर, यहाँ से यहाँ तक, तो वो उसको पीक को क्रॉस करने में होता है। तो इसलिए यही आपके पास प्रोडक्ट बना पाएंगे, ठीक है। अब क्या होता है, ये लो टेम्परेचर है, बट वैन जो इंक्रीज टेम्परेचर है, ये पीक थोड़ी सी कम हो जाएगी और यहाँ से ब्रॉडर हो जाएगा। यानी कि आप जब ये देखो, ठीक है, तो अब ज़रा देखोगे आपके पास जब टेम्परेचर ज़्यादा करते हैं तो लोअर एनर्जी वाले जो पार्टिकल्स हैं ना, ये ज़्यादा एनर्जी वाले में कन्वर्ट हो जाते हैं, और आपको देखें आपके पास एक बड़ी पीक बनती है, ठीक है, ये बड़ी पीक बनती है। यानी कि नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स इंक्रीज़ हो जाते हैं जिनकी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, जो कि एक्टिवेशन एनर्जी को अचीव कर सकते हैं। लो टेम्परेचर पे नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स लेस है, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स क्या है, लेस है। ज़रा देखें नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स, ठीक है, लेस है। और ज़्यादा आप देखें, सॉरी ये लाइन थोड़ी सी और, ज़्यादा पार्टिकल्स, ज़्यादा आपके पास जब टेम्परेचर ज़्यादा करते हैं तो उसका नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स इंक्रीज़ हो जाते हैं, जो कि एक्टिवेशन एनर्जी को अचीव कर रहे हैं, ठीक है। ये बनता है आपके पास हाई टेम्परेचर पर, ठीक है। ये बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन है कि आपके पास ये क्या हो जाता है, ग्राफ ब्रॉडर हो जाता है, ठीक है, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ठीक है। चलिए उसके बाद हम देखते हैं कैटलिस्ट का भी कुछ सेम ही काम होता है। कैटलिस्ट क्या करता है, ना तो कूलिंग ज़्यादा करता है ना एनर्जी ज़्यादा करता है। कैटलिस्ट क्या होता है, उसकी मिनिमम अमाउंट रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। इसे
रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ करता है। अगर इसकी अपनी डेफिनेशन देखा जाए तो ये इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन कैसे करता है वो आगे देखते हैं, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट टेकिंग पार्ट केमिकली, अपने आप को तो यूज़ करता ही नहीं है ना, केमिकली बिल्कुल यूज़ नहीं करता। आखिर में आपके पास विदाउट बीइंग चेंज इटसेल्फ, ठीक है, या विदाउट टेकिंग पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन, ठीक है, खुद हिस्सा नहीं लेता, बस ये कहता है रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ कर देता है, ठीक है। तो अब ज़रा देखें हमारे पास इसका किस तरह फंक्शन होता है। ये तो कुलियन को ज़्यादा नहीं करता, रिमेंबर दैट, बट हाउ इट हैपन्स, ये आपके पास जो बैरियर है ना उसको कम कर देता है। यानी कि हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी है ये वाली, ठीक है। यहाँ पे आपके पास क्या है, रिएक्टेंट है, यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट है, ठीक है। प्रोडक्ट थोड़ा सा एंडोथर्मिक है, ठीक है, रिएक्टेंट कम है, प्रोडक्ट ऊपर है, लेकिन जो आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी ये वाली है, ये विदाउट कैटलिस्ट है, विदाउट कैटलिस्ट, ठीक है। ये आपके पास एनर्जी है और ये रिएक्शन प्रोसीड्स। अच्छा, अब क्या होता है कि जब आप कैटलिस्ट यूज़ करते हैं आपके पास ये एक्टिवेशन एनर्जी वाला बैरियर कम हो जाता है, ठीक है, ये ठीक है। तो अब जो पार्टिकल्स यहाँ पे नहीं जा रहे थे, जिनके पास इतनी एनर्जी नहीं थी कि इस एक्टिवेशन एनर्जी को क्रॉस कर सकें, ठीक है, अब वो क्या होता है, ये एक्टिवेशन एनर्जी का बैरियर ये कैटलिस्ट जो होता है वो क्या कर देता है, डिक्रीज़ कर देता है, अल्टरनेट पाथवे देता है, ठीक है। डिक्रीजेस एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देता है, ये डिक्रीज़ कर देता है। इस तरह बहुत सारे पार्टिकल्स अनेबल हो जाते हैं कि they become unable to cross activation energy and to be converted into the products. So in this the rate of reaction is increased. So it provides the alternative pathway. इसकी एग्जांपल्स क्या हैं, आप आयरन को यूज़ करते हो अमोनिया के प्रोडक्शन के अंदर NH3 के, ठीक है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 को यूज़ करते हो किसके अंदर, क्रैकिंग में, क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम, ठीक है, आपने ऑर्गेनिक में पढ़ा होगा, ठीक है। उसके अलावा आप निकल को यूज़ करते हो हाइड्रोजनेशन में, ये भी ऑर्गेनिक में है। वैसे आपको एक बात बताऊं कि ये कैटलिस्ट, टेम्परेचर, प्रेशर, ये ऑर्गेनिक रिएक्शन में होते हैं। ऑर्गेनिक रिएक्शन बहुत स्लो होता है, रेट ऑफ रिएक्शन ऑर्गेनिक का स्लो होता है, इसलिए उसको स्पीड अप करने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें टेम्परेचर डालते हैं, उसमें प्रेशर डालते हैं, उसमें कैटलिस्ट डालते हैं। जो इनऑर्गेनिक रिएक्शन होते हैं ना, वो तो क्या उसमें केटाइंस एनाइंस होते हैं ज़्यादातर, वो आपस में मिलते हैं और आगे नया प्रोडक्ट बना देते हैं, ठीक है। तो इस तरह और भी इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, यू वुड बी एबल टू सी, ठीक है। तो ये आपके पास कुछ एग्जांपल मैंने आपको दे दिए। लास्ट बट नॉट लीस्ट, दैट इज़ द साइज ऑफ पार्टिकल्स। चलो आपको इस साइज ऑफ पार्टिकल समझाने से पहले आप ज़रा बताता हूँ। आप गोश्त बना रहे हैं, यूर कुकिंग मीट, सो यू हैव 1 kg मीट, ठीक है, लेकिन वो है इन द बिग पीसेस, ओके, एंड व्हेन यू हैव 1 kg पीस इन द स्मॉल पीसेस, which will be cooked earlier, which will be cooked fast, स्मॉल पीसेस, ये थोड़ा सा स्लो पकेगा। रीज़न क्या है, स्मॉल पीसेस जब हम पीसेस स्मॉल करते हैं उनकी एक्सपोज्ड सरफेस, यानी कि उनकी जो सरफेस एरिया है, जो ठीक है, जो एक्सपोज्ड एरिया वो इंक्रीज़ हो जाता है। जैसा कि मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, अगर आप सेब है, सेब को नहीं काटते और दूसरा एक उसकी आप काटते हैं और उसके आप स्लाइसेस बनाते हैं, तो पूरी आपके पास जो प्लेट है वो कवर कर लेगा, तो इट मीन्स इट्स सरफेस एरिया हैज़ बीन इंक्रीज्ड। लेकिन वही सेब था, उसको आपने पहले रखा हुआ था तो वो बिल्कुल प्लेट के सेंटर में आ रहा था, ठीक है। तो इन द सेम वे व्हेन द सरफेस एरिया इज इंक्रीज्ड, सो मोर सरफेस एरिया मोर कोलिजन, एक्सपोज्ड एरिया से कोलिजन होती है ना। अब अंदर बोटी के अंदर बहुत कुछ माल है, लेकिन बाहर से कितना नज़र आ रहा है उसी पे होगा। तो ये जो एक्सपोज्ड एरिया जो होता है, ठीक है, उसको कहते हैं सरफेस, उसको कहते हैं सरफेस एरिया, ठीक है। तो आगे पास surface area is inversely proportional to the particle size of particle,
but size of particle is inversely proportional to collision. ठीक है, means smaller the size of particle, greater the surface area. When there is greater the surface area, there will be greater collision. ठीक है, surface area is increased by keeping the particle small. ठीक है, पार्टिकल छोटे होंगे, स्मॉल होंगे, सरफेस एरिया ज़्यादा होगा। ठीक है, तो उसके बाद आपके पास सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो उसमें कोलिजन ज़्यादा होगी, कोलिजन ज़्यादा होगी उसमें इफेक्टिव कोलिजन ज़्यादा होगी, फिर आपके पास रेट ऑफ फ्रिक्शन तेज़ हो जाएगा, जो कि आगे आपने देखा हुआ है। ठीक है, तो हम इसकी एग्जांपल जो है वो ये है कि आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट है, उसका हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ आप रिएक्शन कराते हैं, कैल्शियम क्लोराइड और H2O प्लस CO2। अब दोनों में हम जो है ना, इसका जो मैस होता है, दो केस लेते हैं, मैस इसका कांस्टेंट हो जाए। ठीक है, हम इसका फिक्स्ड मैस लेते हैं क्योंकि दो एक्सपेरिमेंट करने होते हैं ना। लेकिन एक में स्मॉल पीस लेते हैं, एक में लार्ज पीस लेते हैं, स्मॉल पीस और एक में लार्ज पीस। ठीक है, ये दो क्लियर हो गए, ये आप लिख भी सकते हैं। ठीक है, स्मॉल पीस और लार्ज पीस। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होते हैं वो हम एक्सेस में लेते हैं, ताकि सारा का सारा ना, हम किसको देखना चाह रहे हैं, हम तो देखना चाह रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट किस तरह कंज्यूम होता है। ठीक है, तो जो कि सॉलिड होता है और उसका मैस जो हम फिक्स लेते हैं उसको हम देखना चाह रहे हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पास क्या होता है जी, ये हमारे पास इसका फिक्स्ड वॉल्यूम होता है दोनों केसेस में। ठीक है, और कंसनट्रेशन, फिक्स वॉल्यूम एंड कंसनट्रेशन दोनों फिक्स होती हैं। ठीक है, लेकिन इसमें यह है कि क्योंकि हमारे पास ये एक्सेस में होता है तो ये पहले कंज्यूम नहीं होगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट के रिएक्शन से जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस बनेगी, इन बोथ केसेस इट विल बी इक्वल। क्यों? क्योंकि हमारे पास तो कैल्शियम कार्बोनेट है ना, वो लिमिटिंग जो है उस दोनों का मैस, जब उसको बड़ी क्वांटिटी बल्क में लें, लार्ज साइज़ में लें या स्मॉल साइज़ में लें, दोनों में अमाउंट सेम है, तो लिमिटिंग के मुताबिक प्रोडक्ट बनता है। तो अकॉर्डिंग टू लिमिटिंग, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड विल बी इक्वल। ठीक है, इसको करने के लिए हम क्या करते हैं कि हमारे पास वो हमारे पास ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसके अंदर हम कैल्शियम कार्बोनेट के स्मॉल पीस भी डालते हैं और एक बार बड़ा पीस डाल देंगे। ठीक है, फिर यहाँ से हमारे पास सिरिंज होती है, गैस सिरिंज, तो उसके अंदर हम इसका वॉल्यूम, कार्बन डाइऑक्साइड वॉल्यूम प्रोड्यूस होता है वो देखेंगे, और फिर उसके साथ हमारे पास टाइम होता है। दोनों केसेस में वॉल्यूम सेम होगा। आपको रीज़न बता दी, क्योंकि हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट का अमाउंट क्या है, कांस्टेंट है, और ICl जो है वो एक्सेस में है, तो लिमिटिंग के मुताबिक होता है प्रोडक्ट। तो लिमिटिंग दोनों केसेस में हमारे पास सेम है। फ़र्क क्या है, डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि एक केस में हम स्मॉल पीसेस लेते हैं, स्मॉल पीसेस हम सरफेस एरिया में चेक करना चाह रहे हैं, और एक में क्या लेते हैं, लार्ज पीस लेते हैं। इज इट क्लियर? अच्छा, अब ज़रा इसको ग्राफ बनाते हैं। यहाँ पर हम अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ पे टाइम टेकन इन सेकंड्स, सॉरी इन मिनट्स, टाइम को हम यहाँ पे मिनट्स में लेते हैं। ठीक है, अब ज़रा देखें हमारे पास जो वॉल्यूम है दोनों केसेस में क्या होता है, कांस्टेंट होता है। एक में आपके पास ये रिएक्शन हो रहा है और यहाँ जाके प्रोड्यूस होता है। यहाँ पे आप देखोगे तो आपके पास 4 मिनट्स हैं। कितने हैं जी? 4 मिनट्स। ये 4 है जी, ये 3 है, ये 2 है, ये 1 मिनट है। दूसरे में आपके पास जो वॉल्यूम प्रोड्यूस होता है ना, वो यूँ 2.5, कितने में? 2.5 में। तो 2.5 वो वाला एक्सपेरिमेंट है जिसमें स्मॉल पीसेस लेते हैं। ठीक है, इसका मतलब है स्मॉल पीसेस कार्बन डाइऑक्साइड की सेम क्वांटिटी है, लेकिन ये है कि वो कम टाइम में होती है। टाइम कम होता है तो बहुत रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और जिसमें हमने सेम क्वांटिटी ली थी कैल्शियम कार्बोनेट की, लेकिन एक लार्ज पीस लिया था,
ठीक है। उसमें रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हुआ है, आप देखें 4 मिनट्स लगे हैं। और जिसमें स्मॉल पीसेस लिए थे, ठीक है, उसमें आपके पास 2.5 मिनट लग रहे हैं, उसमें 4 मिनट लग रहे हैं। ठीक है, तो नाउ इट्स क्लियर व्हेन द लेस टाइम इज टेकन, so it means the rate of reaction is fast, and when the more time is taken, it means the rate of reaction is slow. Okay, amount of carbon dioxide is constant because limiting reactant is taken in the same quantity. Just the difference is that calcium carbonate, which is a limiting, according to which the product has to be formed, that is taken in the bulk, you can say in the large piece or in the small pieces. When it is taken in the large piece, it takes more time because its surface area is less, and when it is taken in the small pieces, it takes less time because its surface area is increased. Okay, so surface area increased, more collision, more rate of reaction. Okay, so these are the 5 factors which we have discussed.